आदाब नाज़रीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। जम्मू के अंदर सीबीआई ने आज बहु तहसील ऑफिस के अंदर रेड की है, छापामार कार्रवाई की है। उस हवाले से भी आपको तफसीलात देंगे। इसके साथ साथ आज खेल के मैदान से भी बात करेंगे, क्योंकि आज आलमी कप 2024 का फाइनल मैच खेला जाएगा। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ये मैच बारबाडोस के अंदर खेला जाएगा और हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे ये मैच शुरू होगा। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासी खबर के हवाले से। कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इजलास तलब किया गया है और यह इजलास नौगाम के अंदर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाह पर बुलाया गया है। पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है उसकी मीटिंग बुलाई गई थी, पर अब जरा से ये भी खबरें मिल रही कि इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाहर जो भी कई सीनियर लीडरान हैं उनको भी इस मीटिंग के अंदर तलब किया जा सकता है, जिस पर गुफ्त शनीद होगी इस मीटिंग के अंदर। हालिया लोकसभा इंतखाबात में तीनों टिकटों पर पार्टी की हार, उसकी वजह, और दूसरा आने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर बात होगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कल की मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम भी गालिबन जाहिर किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक बड़ा फैसला जो है वो कल मीटिंग में होने वाला है, वो है कि मुख्तलिफ पार्टियों से कुछ लीडरान जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पहले वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल थे, अब उनकी घर वापसी एक तरह से हो रही है। कई साल उन्होंने दूसरी पार्टियों के अंदर वो रहे हैं, पर कई लीडरान का नाम लिया जा रहा है जिनकी घर वापसी हो सकती है। उसको लेकर कल जो है इस मीटिंग के अंदर फैसला लिया जा सकता है। बड़े जो कई सियासी चेहरे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर वो शामिल होंगे कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर। कई ऐसे चेहरे हैं जो कि पार्टी से पहले वाबस्ता थे, कुछ ऐसे लीडरान भी हैं जो दूसरी पार्टियों से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं। यानी कल का इजलास बड़ा अहम है। 3 बड़े मुद्दे हैं इस इजलास के अंदर जिस पे बात होनी है, जिस पे गुफ्तशनीद होनी है। हार का सबब, जो कि हालिया लोकसभा इंतखाबात हुए, इसमें हार का सबब यह भी जानने की कोशिश की जाएगी। यानी एक ऑपरेशन किया जाएगा कि कहां कहां पे कमी रही है, वो देखने वाली बात है। और इसके साथ साथ आने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर भी अब कहीं ना कहीं फैसला लिया जाएगा। और खबरें ये आ रही है कि कैंडिडेट्स का नाम भी जाहिर होगा कल की मीटिंग के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और गालिबन अगस्त सितंबर के महीने में ये इंतखाबात यहां पे हो सकते हैं। और इसके साथ साथ और बात होगी जो लीडरान यहां से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर वापस आ रहे हैं उनके हवाले से भी बात होगी। हिलाल हांजुरी मेरे सीनियर साथी हैं, उनसे हम तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। मीटिंग के हवाले से कई रोज से मुसलसल इस खबर पे नजर बनाए रखे हुए हैं कि इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ होने वाला है। और आज भी कई लीडरान के साथ उनकी बात हुई है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है मीटिंग के अंदर फैसला लिया जा सकता है। और जो लीडरान वापस आने की बात जिनके हवाले से की जा रही है, गालिबन 1 दर्जन से ज्यादा जो लीडरान हैं वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कल उनके हवाले से भी जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जा सकता है। हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल अहम मीटिंग जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बुलाई है, क्योंकि एक 3 अहम मुद्दे हैं कल की मीटिंग को लेकर। लीडरान की वापसी, कई ऐसे लीडरान हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, उनकी घर वापसी। दूसरा बड़ा मुद्दा कि अब असेंबली इंतखाबात को लेकर भी बात होगी और कैंडिडेट्स का नाम भी जाहिर किया जा सकता है इस मीटिंग के अंदर, कल यह फैसला लिया जाएगा। और तीसरा, लोकसभा इंतखाबात में जिस तरह पार्टी को हार हुई है तीनों सीटों पे, उसका भी कहीं ना कहीं जायजा लिया जाएगा कि क्या वजह बनी हार की। बिल्कुल, पीडीपी के लीडरान के साथ जो हमारी बात हुई है तो उसमें उन्होंने कहा कि कल का जो मीटिंग का एजेंडा है ये खासतौर पर जो रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं इलेक्शंस, जिसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के अंदर सभी 3 नशस्तों से पीडीपी को नाकामी हुई है, और उसका जायजा लेने के हवाले से ये मीटिंग होगी। और उसमें कोताहियां कहां पे रही हैं, किस किस पॉकेट में, किस किस कंस्टिट्यूएंसी में, किस किस सेक्टर में मजीद काम करने की जरूरत है, उस पर ज्यादातर गुफ्तशनीद होगी इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की इस मीटिंग में। लेकिन उसके साथ साथ जो और कुछ चीजें मुंसलिक रह सकती हैं वो ये है कि जो मुमकिन तौर पर, हालांकि अभी कोई हतमी जो है पार्टी की जानब से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि वो किसी के साथ इस हवाले से राब्ते में है कि जो लीडरान भाग गए थे, जो लीडरान पार्टी को छोड़ गए थे,
उस हवाले से, जो जराये के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि लगभग 15 के करीब अफराद के साथ, 15 के करीब जो लीडरान है उनके साथ एक गुप्त शिनीत जो है वो चल रही है, और उसमें पीडीपी की जो सीनियर लीडरशिप है वो उसमें जो है इन्वॉल्व है। और उस हवाले से भी जो एक मुसलसल पिछले कुछ वक्त से, न सिर्फ 5-10 दिन से, अगरचे ये काफी एक्टिवेट हुआ है, लेकिन ये सिलसिला लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ गए थे और उसके बाद वापस आना चाहते थे, उनके लिए कोई रास्ता जो है क्लियर करने की कोशिश की जा रही थी। आपको याद ही होगा रूप कि मेरे साथ ही पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्हें अप्रोच किया जा रहा था, उनकी पार्टी को अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उन्हें कंसल्टेशन में लिए बगैर महबूब मुफ्ती ने उस वक्त भी कहा था कि वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे। और ऐसा लग रहा है कि जब असेंबली के इंतखाबात भी मुमकिन तौर पर अब बहुत जल्द होने वाला है, जुलाई अगस्त के महीने में, और उससे पहले एक बहुत कम वक्त बचा है, और ऐसा लग रहा है कि कल की जो ये मीटिंग है जिसमें महबूब मुफ्ती ने कहा था कि सीनियर क़यादत के साथ बात करनी है, कल एक मौजूद मौका है, और गालिबन और मुमकिन तौर पर कल ही उस बारे में भी गुफ्तशनीद होगी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि टॉप लीडरशिप जो है उन्हें ऑलरेडी ऑन बोर्ड लिया गया हुआ है, और उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं एक राय बनाई है, चाहे किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कितने लोग आ सकते हैं, किस किस पे कंसेंसस बन सकता है। कल का जो दिन है वो इस निस्बत से काफी हिलाल एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, हालिया लोकसभा इंतखाबात में हालांकि पीडीपी तीनों सीटों पे तो उनको हार हुई है, पर जो उन्होंने वोट लिया है उससे लग रहा है कि ग्राउंड पे वोट बैंक जो है वो पीडीपी का है। पर असेंबली इंतखाबात से पहले जिस तरह आप कह रहे हैं कि 15 के करीब लीडर जो है वो उनकी घर वापसी होगी तो वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कितना बड़ा बूस्ट है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कि असेंबली इंतखाबात से पहले लीडरान का आना? क्या जो हालिया लोकसभा इंतखाबात में जिस तरह जो रिजल्ट सामने आए, क्या उससे फर्क पड़ सकता है और इन लीडरान के आने से असेंबली इंतखाबात का जो ग्राफ होगा वो बढ़ सकता है, या जो सिचुएशन अभी पार्टी की है उस सिचुएशन से वो बाहर आ सकती है? देखिए, यही वो लीडरान थे जिन्होंने पीडीपी छोड़ी थी, उसके बाद अगर दूसरी जमातों के अंदर गए थे, और रिसेंटली जो इंतखाबात हुए उस पर ज्यादा उनका कोई वोट चंग नजर नहीं आया। नंबर 1, ये एक बात आपको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। नंबर 2, अगर ये अब वापस अपनी पेरेंट जो पार्टी थी उसमें आना चाहते हैं, और उसके बाद लोगों का मूड कैसा बनता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 चीजें इसमें भी सामने आ सकती हैं। एक ये कि ये जो दल बदली करने से जो किसी भी लीडर का जो स्टेचर है उसमें जो असर है वो हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर असर कितना होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मजमूई तौर पर किसी लीडर को कोई फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन पीडीपी को जरूर फायदा होगा, वो इस एतबार से कि अभी तक भी पीडीपी के पास कई सारी ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज है जहां पर अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज नहीं है, जहां पर पार्टी अभी अपना मुहिम नहीं चला पा रही है। हमने रिसेंटली जो कंडक्टेड और कंक्लूडेड इलेक्शन थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, हमने कई एक ऐसे हल्के देखे हैं जहां पर पीडीपी को उस निशस्त से, हम असेंबली निशस्तों की बात करते हैं, वहां पर लीड करने वाला कोई नहीं था। नतीजा ये है कि पीडीपी को वहां पर वोट कम आए, चाहे बडगाम जिले की कई कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, अनंतनाग से लेकर नॉर्थ कश्मीर के कई ऐसे हल्के हैं जहां पर पीडीपी को एड्रेस करने वाला कोई नहीं था। तो इस तरह से अगर आप कोई चेहरा बन जाता है और उसके बाद वो अपने आप इस हवाले से कमान संभालता है, तो उससे दोनों तरफ जो है फायदा जरूर, चलिए दोनों तरफ से फायदा मिल सकता है, पीडीपी को फायदा मिल सकता है, पर जिन पार्टियों के अंदर ये अभी शामिल है आज के वक्त में असेंबली इंतखाबात के नजदीक में, उनका उन पार्टियों से निकलना उनके लिए कितना बड़ा नुकसान होगा आने वाले इंतखाबात में? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उन पार्टियों को इस वक्त जब इलेक्शन नजदीक हैं, इस वक्त उन्हें नुकसान जरूर होगा, क्योंकि आज तक यही वो लीडर्स थे जो उस जिन पार्टियों के अंदर ये थे उन पार्टियों के लिए कैंपेन कर रहे थे, और उसके बाद जो है अपना ग्राउंड बना रहे थे, अवामी राब्ता मुहिम चला रहे थे और उस पार्टी का प्रचार कर रहे थे। और अब जबकि वो पार्टी सिर्फ इन्हीं लीडरों पर मुनहसर थी, अब जबकि वो वहां से निकल जाएंगे तो अब नया चेहरा ढूंढना और उसके बाद उस पर भरोसा करना और उसके बाद एक वेव बनाना और राबिता बनाना, उसमें जरूर वक्त लग सकता है। हाँ, उन पार्टीज के लिए अगरचे वक्ती तौर पर नुकसान होगा, लेकिन आइंदा का वक्त किस तरह का होगा वो भी जो है उन्हीं पार्टीज और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल तफसीलात देने के लिए। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे। पीडीपी का कल इजलास तलब किया गया है जिसमें 3 अहम जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। कई लीडरान जिनकी घर वापसी हो रही है, जैसे हिलाल कह रहे थे
15 के करीब ऐसे लीडरान हैं जो पीडीपी में शामिल होने जा रहे हैं, उनके हवाले से फैसला लिया जाएगा और असेंबली इंतखाबात को लेकर भी बात होगी और कैंडिडेट्स का नाम भी गालिबन अब जाहिर किया जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब असेंबली इंतखाबात में भी ज्यादा वक्त नहीं रहा है और उसके साथ साथ जो जिस सिचुएशन में पार्टी जो है अभी है, जिस सिचुएशन में लोकसभा इंतखाबात में पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उस पर भी कहीं ना कहीं बात होगी। यानी कल का इजलास जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अहम है, पर उन पार्टियों के अंदर से लीडरों का निकलना जिनमें अभी वो शामिल हैं उनके लिए ये सही वक्त नहीं है उन पार्टियों के लिए कि अगर लीडर चला जाए, क्योंकि असेंबली इंतखाबात के ऐन वक्त लीडर का पार्टी छोड़ना उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं जम्मू सूबे के हवाले से। बहू के तहसील ऑफिस में आज सीबीआई ने रेड डाली है। बताया जा रहा है बेज़ाब्ती को लेकर ये जो है छापामार कार्रवाई की गई है और सीबीआई को मुकम्मल तौर पर शिकायत मिल रही थी इस तहसील ऑफिस के हवाले से और आज कुछ देर पहले ही सीबीआई के जो जिम्मेदारान हैं वो तहसील ऑफिस बहू पहुंचे, जहां पे उन्होंने जो है कार्रवाई शुरू की है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का नाम भी इस छापामार कार्रवाई के जरिए जाहिर किया जा रहा है। हम तफसीलात देंगे, हमारे साथी अमित कुमार से हम तफसीलात देने की कोशिश करेंगे इस छापामार कार्रवाई के हवाले से। कुछ देर पहले जम्मू के बहू तहसील ऑफिस के अंदर सीबीआई ने रेड डाली है और बताया जा रहा है कि इस तहसील ऑफिस के अंदर बेज़ाब्तियां हो रही थी, जिसको लेकर सीबीआई को जो है इंफॉर्मेशन दी गई थी। बाज़ाब्त तौर पर उनको इन्फॉर्म किया गया था कि तहसील ऑफिस के अंदर बेज़ाब्तियां हो रही है, जिसको लेकर आज वहां पे कार्रवाई हुई है। ये बहू का तहसील ऑफिस है। हम अमित कुमार से तफसीलात लेने की कोशिश करें। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कार्रवाई हुई है बहू तहसील ऑफिस में, बताया जा रहा है कि बेज़ाब्तियां हुई है इस ऑफिस के अंदर, तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी रोज, अभी ये कार्रवाई जो है सीबीआई की वो लगभग चल रही है। आज तड़के दोपहर के बाद ये दबिश जो है वो सीबीआई के अधिकारियों द्वारा दी गई थी और अभी भी ये दबिश चल रही है। लेकिन इरेगुलरिटीज जो हुई हैं वो अभी की नहीं लग रही, वो पुरानी लग रही हैं, क्योंकि इससे पहले करीब 2022 में एक मामला दर्ज हुआ था तत्कालीन जो तहसीलदार थे रोहित शर्मा उनके खिलाफ, जिसमें एक शुमिंदर सिंह है कंप्लेनेंट। उन्होंने कहा था कि उनका फर्ज निकलवाने के लिए तहसीलदार उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं और उस समय एसीबी ने एक रेड कंडक्ट की थी जिसमें रेड हैंडेड जो है तत्कालीन जो तहसीलदार थे रोहित शर्मा उन्हें अरेस्ट किया गया था। हालांकि उसके बाद करीब 6 से 7 महीने के बाद ये मामला काफी तूल पकड़ा और उसके बाद एक डीसी जम्मू की अध्यक्षता में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया कि जो कंप्लेनेंट तहसीलदार रोहित शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाता है वो जिस फर्द की बात कर रहा है वो फर्द उसके नाम से जमीन जो है वो अलॉट है ही नहीं। इसके अलावा जो कंप्लेनेंट है वो पहले भी कई मामलों में पुलिस के कई एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज है, जिसके बाद ये पाया गया, ये शक शुबा हुआ कि शायद कहीं उस समय के तत्कालीन तहसीलदार को फंसाने की भी कोशिश तो नहीं की गई। उसके बाद डीसी जम्मू के बाद एलजी मनोज सिन्हा जी द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप किया गया और ये मामला करीब आज से कुछ 6 महीने पहले जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई इस मामले को पूरा जांच कर रही है कि आखिर इसमें तत्कालीन तहसीलदार का कितना रोल है, उसमें जो कंप्लेनेंट है क्या उसकी जो शिकायत है वो जायज है। ये बताइए कि लंबे वक्त तक ये रेड चल रही है, काफी वक्त से ये रेड चल रही है, क्या अंदर से कोई इंफॉर्मेशन है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, ये कोई इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है? अधिकारी अंदर गए थे उनमें से बाहर कोई नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ इतनी तस्दीक जरूर की है कि वो सीबीआई से वाबस्ता हैं, ना ही अंदर से किसी को बाहर आने की इजाजत है, ना ही बाहर से किसी को अंदर जाने की इजाजत है। शायद हो सकता है कि इस मामले के अलावा भी कुछ दस्तावेज जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हों, क्योंकि करोड़ों की जमीन जो है वो इस बाहू तहसील के बीच में थी, जिसके लेकर ये पूरा मामला जो है वो दर्ज हुआ था। तो हो सकता है उसके साथ जुड़े हुए कई दस्तावेज जो है वो सीबीआई जांच करने के लिए यहाँ पहुंची है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तफसीलात देने के लिए। अमित कुमार हमारे साथी तफसीलात दे रहे थे। बहू का तहसील ऑफिस जहां पे गालिबन अब 2 घंटे से ज्यादा वक्फे से जो रेड है वो चल रही है। अभी भी इस तहसील ऑफिस के अंदर सीबीआई के लोग हैं, वहां के जो मुकामी मुलाजिम हैं उनको भी अंदर ही रखा गया है, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है, यानी अभी भी रेड चल रही है। और अमित के मुताबिक ये काफी पुराना मामला भी है, जहां पे एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी कि जहां पे कई 30 कनाल से ज्यादा जमीन का मामला कहीं ना कहीं सामने आया है, तो ये भी मामला रहा। और अमित के मुताबिक कोई नया मामला भी हो सकता है जिस तरह अभी कार्रवाई हुई है, पर अंदर क्या कुछ है तफसीलात का इंतजार रहेगा।
नाज़रीन, सालाना अमरनाथ यात्रा जो है, आज पहला काफिला जो है वो बालतल से अमरनाथ गुफा की तरह रवाना हुआ और इसी तरह नुनवन पहलगाम बेस कैंप से भी जो है रवाना हुआ है और यात्रियों में काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है। तकरीबन 7,000 से ज़्यादा जो यात्री हैं वो आज के दिन गुफा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम रखे गए हैं, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास को नस्ब किया गया है और पूरी जो तरह से निगरानी रखी जा रही है पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, और ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल और ज़िला इंतज़ामिया जो अनंतनाग हैं वो हर एक चीज़ को मॉनिटर कर रही है। किसी भी लापरवाही के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ये पहले ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर ऑर्डर्स जो है दिए हैं। हालांकि इसी मुनासिबत से कल जो तहसीलदार अनंतनाग है उसको सस्पेंड भी किया गया है ज़िला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से। तो कहीं ना कहीं यात्रा को लेकर इंतजामिया आज सख्त है और हर एक मामले पर नजर रखी जा रही है और काफी सिक्योरिटी के बीच में जो श्रद्धालु है वो आज गुफा पहुंचे, जहां पे उन्होंने दर्शन किया। सर, हम जयपुर से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम बता नहीं सकते आपको, इतना अच्छा लग रहा है। प्रशासन की ओर से बहुत ही अच्छी सुविधा है, पिछली बार से ज़्यादा अच्छी है। आई तो मैं पहली बार हूँ, लेकिन लोगों ने जैसा बताया कि पिछली बार से ज़्यादा अच्छी। तो भी आदमी यहाँ पे जो भी मन्नत लेके आ रहा है ना, उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होए और ये यात्रा सबकी सफल हो। हम यही सबको शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से यही आशीर्वाद मांगते हैं। हम महाराष्ट्र से आए हुए, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, और वहाँ से आए हैं हम बाबा बर्फानी का दर्शन लेने के लिए। और आज हम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ का जो मिलिट्री कैंप है वो देखकर हमें बड़ा आनंद हुआ है। यहाँ की जो पुलिस सिक्योरिटी वो देखकर भी हमें बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ का जो मैनेजमेंट, जो भी हमारे पिलग्रिम्स हैं बाहर से आए, हम उनको तहे दिल से वेलकम करते हैं और कश्मीरियत की यही मिसाल है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से इनको फुली सपोर्ट मिला है और जितना हो सके हम लोकल उसको इनके कोऑपरेट करेंगे। एसएसपी गांदरबल साहब या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। चलिए, यात्रा शुरू हो चुकी है और रिवायती तौर पर यहाँ पे जो लोकल कश्मीरी हैं उन्होंने खैर मकदम किया है। यात्रा में जो शामिल लोग हैं उनका इस्तकबाल किया है। नाज़रीन, अब ज़रा बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की को लेकर। कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर जो पिछली सरकारें थी या जो मौजूदा सरकार है वो कह रही कि यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स जो है उनको मुकम्मल भी किया गया है और तामीर व तरक्की हो रही है। पर साल 2015 के अंदर सोपोर में एक मैरिज हॉल की संग बुनियाद रखी गई थी और साल 2015 से लेकर ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये मैरिज हॉल नामुकम्मल है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया अब बिल्डिंग जो है वो खस्ता हो चुकी है और गलत तरीके के लिए अब ये जो बिल्डिंग है मैरिज हॉल की अब इस्तेमाल हो रही है, जिस पर अवाम ने तशवीश का इजहार किया है। अवाम ने कहा कि ये मैरिज हॉल पे जो रुकूमात वागुजार किए गए थे उससे तो ये मुकम्मल होती, पर पता नहीं चला है कि नामालूम बुनियाद पर इस बिल्डिंग का काम आगे नहीं बढ़ा है। पहले लोगों ने खुशी का इजहार किया था कि सोपोर इलाके में इस तरह का मैरिज हॉल बन सकता है, पर अब उनके लिए यह वबाली जान बन चुका है। लोगों का कहना है कि ये जो बिल्डिंग यहाँ पे बनी है ये गैर तरीके से अब इस्तेमाल हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। वजह वरी ब्रो अमिक खतर आम बनाने कि बस्ती तमन सहन कह तमन बिल्कुल अकिस अकिस मकान में 3-4 घर अत मे क्राउडटी मुस्लिम बाबा यूसुफ और बह महल पत अगर इतन तक वो योर खुशहाल मतो वगैरह वगैरह कश्मीर तकरीबन डाउन सोरे सोपोर अत मे तकरीबन नेसफ तकरीबन, मगर हीट वरी गई अत बनियामत बिल्डिंग खड़ा अत पे रोपये गई कसीर रकम आई अत पे लागन पद रोपये और तम पे कम्युनिटी हॉल इथे कर यह कत हैंड ओवर कर किन चलावन क्या चलावन कुस रटि और अमिक साइड इफेक्ट वन बह यो अकु योत कम्युनिटी हॉल। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वहाँ पर हमारा एक मैरिज ऑलरेडी बना हुआ है एंड फिजिकल स्ट्रक्चर भी है। मैंने कई इंस्पेक्शन वहाँ पे किए हैं एंड ऑफिस कंपाउंड भी ऐसा अभी वैरान ही पड़ा है आज के टाइम पे।
बट एक ज़रूर हमने एक्शन ली है। मैंने ऑलरेडी टेकअप किया था मैटर विद द वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब एंड अकॉर्डिंगली उन्हें बताया कि आप इसको हैंड ओवर करा सकते हैं। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B एंड CEO म्यूनसिपलिटी को यहाँ में आपस में लेके हमने एक मीटिंग ली है। उसमें हमने यही डिसाइड किया है कि हम ये स्ट्रक्चर को हैंड ओवर कर देंगे म्यूनसिपलिटी को एंड एज इज़ वेरियस बेसिस पे इसमें जो भी लाइबिलिटी होगी तो वो लाइबिलिटी जो भी उस वक्त की अप्रूविंग अथॉरिटी उसी के ज़िम्मा रहेगी। लेकिन मीनवाइल नाज़रीन, करगिल दिवस की मुनासिबत से आज डिग्री कॉलेज सोपोर के मैदान में जो वहाँ स्टेडियम है वहाँ पे आज ख़वातीन का क्रिकेट मैच खेला गया। ये मैच असीब फाउंडेशन और सोपोर स्ट्राइकर्स के बीच में खेला गया और इस मैच के बाद जो रिज़ल्ट सामने आया वो असीब फाउंडेशन जो कि पुणे की टीम है उन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की। इस मैच में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ख़वातीन को खेल की तरफ रागिब करने के लिए ये फ्रेंडली मैच का इनेकाद किया गया था सोपोर के डिग्री कॉलेज के अंदर। लग रहा है हमें क्योंकि कश्मीर फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं वैसे भी, और अच्छी फैसिलिटीज़ उन्होंने अवेलेबल करी है। जैसे इंडियन आर्मी और असीम फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है वुमेंस क्रिकेट यहाँ का डेवलप करने के लिए, और ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ज़रूर यहाँ से टैलेंट निकलेगा। और वो जो पहले तो मैं कश्मीर का और इंडियन आर्मी का और असीम फाउंडेशन का थैंक्स कहना चाहूँगी। उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया यहाँ पे, क्रिकेट हो, ग्राउंड हो, स्टे हो, हमारा फूड हो, बहुत अच्छा है। और जैसा कि लास्ट टाइम हम 1-2 रन से हारे थे तो हम यही सोच के आए थे कि इस बार जीत के ही जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर की पूरी टीम हमें बहुत अच्छी लगी क्रिकेट के अंडर। LD हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बीरवा के इश्तराक से आज गोंदीपोरा के हेल्थ सेंटर में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। ये कैंप मरहूम बिलाल अहमद खान की याद में किया गया था जिनकी कुछ वक्त पहले ही हादसाती तौर मौत हुई है। बिलाल अहमद खान को इस इलाके में काफ़ी पजराई थी, उसको काफ़ी लोग जानते थे और वो सोशल वर्क काम करते थे, गरीब आवाम के साथ साथ चलते थे। तो इस हवाले से पूरे इलाके के लोगों ने आज उनकी याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। पहले हम शुक्रिया करते हैं इन लोगों का जिन्होंने बिलाल साहब के मरने के बाद ऐसा कैंप यहाँ कायम किया। इसमें हम जैसे मुज़म्मिल महमूद जैसे उनसे बाकी जो साथी थे, इसमें बिलाल साहब का बहुत अच्छा मशवरा था, राजा बिलाल का, और बाकी जो भी इससे मुंसलिक थे। अगर मैं एक एक के नाम लूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। जी देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज हमने यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोंदीपोरा में जो मरहूम बिलाल अहमद खान साहब हैं गोंदीपोरा के, यहाँ एरिया के बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। उनका काम जो है उनके नाज़रीन, जंडपाल बारामूला के लोगों ने शिकायत की है और इसके साथ साथ कई मुंसिल इलाके हैं वहाँ की आवाम ने शिकायत की है कि जो वहाँ राबता सड़कें हैं वो खस्ता हो चुकी है। लोगों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर से फिलफोर मुदाखलत की अपील की है कि इन सड़कों पे आज तक मरम्मत क्यों नहीं हुई। हालांकि उनको काफ़ी बार यकीन दहानी भी कराई गई है कि ये जो सड़कों की खस्ता हाली है ये ठीक होगी, पर आज तक कोई इकदाम नहीं उठाए गए हैं। तो लोगों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से फिलफोर मुदाखलत की अपील की है। गोयगाम पे रोड खोतमुत जंडपाल जियारत शरीफस अत कम गई ना पतमो 2 वरियो पे 5 वरी गई न तील कुन न सिर्फ बॉर्डर त्रित अत सख्ती अगर बेमार गए सह पे गुरन पे वालन गाड़ी वोल खलन सह चगन किराए। वो DC साहब जार पर कर रोड कर मेहरबानी पे कुन पे मुश्किल। मैं एडवोकेट ओएस, चूँकि आपने देखा धोबीबान से जो चेक फ्रेशरेशी तक जो रोड था अंडर CRF, उस वक्त की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया था, आज तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मुद्दाना अपील करते हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि जो हमारे यहाँ चेक फ्रेशरेशी के लोग हैं, चाहे जंडपाल के लोग हैं, चाहे खारपोरा से बिलोंग करते हैं, हम ये अपील करते हैं उनसे कि जो मुश्किलात हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए।
और नाज़रीन, आखिर पे खेल के मैदान से खबर के T20 आलमी कप का फाइनल मैच आज खेला जाएगा और ये मैच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे शुरू होगा बारबाडोस के अंदर, बारबाडोस वेस्ट इंडीज़ के अंदर आज का फाइनल मुकाबला, जहां पे उम्मीद की जा रही है कि लोगों की अच्छी खासी तादाद जो है, शायकीन क्रिकेट जो है वो आज इस खेल से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। साउथ अफ्रीका और भारत के माबैन ये मैच फाइनल मैच खेला जाएगा और आपको ये भी बताएं कि ये दोनों टीमें अभी तक इस टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही है। हालांकि पलड़ा जो बारी है वो ग्राउंड पे इंडिया का बारी पलड़ा लग रहा है, क्योंकि एक बेहतरीन टीम जो है वो भारत लेकर आया है, पर साउथ अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ क्लोज मैचेस जो है वो साउथ अफ्रीका जीत पाई है, जिसकी बदौलत से वो फाइनल तक पहुंचे हैं। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। अगर मौसम ने साथ दिया तो मैच जो है वो 8 बजे शुरू होगा और अच्छा खासा दिलचस्प मुकाबला जो T20 2024 का फाइनल मैच है वो देखने को मिलेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को फिलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।